गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है और मैं आज एयरफोर्स सेट 5 को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं पैसेज को एक्सप्लेन करूंगा और इनमें आए हुए शब्दों की मैं चर्चा करूंगा। फिर एक एक करके अन्य सभी प्रश्नों को मैं डिटेल्ड में आपको बताऊंगा। तो आज का जो पैसेज है, महाराष्ट्र गवर्नर भगत सिंह कोश्यारीज इनटेम्परेट लेटर टू चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने एक अनर्गल पत्र लिखा, इनटेम्परेट लेटर लिखा। इनटेम्परेट यहाँ एडजेक्टिव का काम करेगा क्योंकि यह लेटर की विशेषता बता रहा है और इस इनटेम्परेट का अर्थ होता है अनर्गल। असंयमी भी इसे हम कहेंगे। अनरेस्ट्रेंड इसका सिनोनिम होगा। तो इन्होंने एक अनर्गल पत्र उद्धव ठाकरे साहब को लिखा, चीफ मिनिस्टर को, और इस पत्र में इन्होंने ही मॉक्ड द लेटर यानी बाद में जिनका नाम लिया गया, यानी चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे को इन्होंने मॉक कर दिया। अब मॉक मीन्स होता है उपहास करना। अगर हम मॉक का सिनोनिम लिखें तो मॉक का सिनोनिम होता है डिराइड। डिराइड मॉक का जब हम नाउन बनाते हैं तो यह मौकरी हो जाता है, और जब मौकरी होता है तो इसका अर्थ होता है उपहास या खिल्ली, और जब मौकरी होता है तो मौकरी का सिनोनिम हो जाता है डेरिजन या जाइब। डेरिजन या जाइब। तो उस पत्र में इन्होंने मुख्यमंत्री साहब की खिल्ली उड़ाई, और इतना ही नहीं, क्वेश्चन हिज फेथ एंड इवन टूक ए जाइब। अभी मैंने आपको बताया जाइब। अब जाइब का अनेक अर्थों में प्रयोग होता है। जाइब का प्रयोग ताना मारने के अर्थ में भी होता है। तो जब यह ताना मारने के अर्थ में आता है तब इसका सिनोनिम टाउंट हो जाता है। टाउंट हो जाता है, स्कॉर्न हो जाता है। टाउंट या स्कॉर्न। तो इन्होंने इतना ही नहीं किया, खिल्ली ही उड़ा करके नहीं छोड़ा। उनके फेथ, फेथ मीन श्रद्धा या विश्वास, उनके श्रद्धा के ऊपर इन्होंने प्रश्न उठा दिया, क्वेश्चन कर दिया, और सेकुलरिज्म पर भी ताना मारने का, टॉन्ट करने का इन्होंने काम किया। क्या है सेकुलरिज्म? इसकी चर्चा की जा रही है कि ए फंडामेंटल टीनेट, टीनेट मीन्स होता है सिद्धांत, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी सेक्युलरिज्म के बारे में कहा जा रहा है कि यह फंडामेंटल टीनेट है, मौलिक सिद्धांत है। अब टीनेट का सिनोनिम प्रिंसिपल हो जाएगा, सिद्धांत। इज डिसग्रेसफुल, यानी इन्होंने यह जो काम किया है अपने पत्र के माध्यम से, जो उद्धव ठाकरे साहब की खिल्ली उड़ाई है, यह एक्ट इनका डिसग्रेसफुल है। अब डिसग्रेसफुल अपने आप में एडजेक्टिव है और इसका हिंदी होगा शर्मनाक। डिसग्रेसफुल मीन्स शर्मनाक। एक प्रश्न आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि व्हाट इज सेकुलरिज्म एज मेंशन्ड इन द पैसेज। पैसेज में सेकुलरिज्म का वर्णन किस रूप में किया गया है, क्या मतलब है सेकुलरिज्म का? तो देखिए यहाँ आंसर दिया जा रहा है कि सेकुलरिज्म कॉमा और फंडामेंटल टीनेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी आपका जो आंसर होगा यह 2 का ए होगा कि सेकुलरिज्म है क्या, तो ये फंडामेंटल टीनेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का मौलिक सिद्धांत है। तो एक प्रश्न इसी तरह से पैसेज के प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है, जहां लाइन से लाइन मिले उसे उसी समय सॉल्व कर देना चाहिए। आगे, हिज लेटर रिटन परपोटेडली। अब यहाँ जो परपोटेडली शब्द आप देख रहे हैं, यह परपोटेडली अपने आप में एडवर्ब है और इसका 2 अर्थों में प्रयोग होता है। परपोटेडली मीन्स कथित रूप से या अनुमानतः। अनुमानतः, अनुमानतः इन्होंने जो यह पत्र लिखा है, इसमें ये मांग की है, सीक मीन्स मांग करना, एंड अर्ली री ओपनिंग ऑफ टेम्पल्स, मंदिरों को जल्दी खोल देने का इन्होंने मांग किया अपने पत्र के माध्यम से।
could have urged that without the accompanying scorn and derision. हो सकता था, could have हो सकता था कि इनकी मांग को मान ली जाती अगर इन्होंने पहले स्कॉर्न और डेरिजन नहीं किया होता, उपहास और खिल्ली उड़ाने का काम, तंज कसने का काम ये नहीं किए होते तो इनकी अर्ज स्वीकार कर ली जाती। हो सकता था ऐसा। द गवर्नर रेड्यूस्ड हिमसेल्फ टू द लेवल ऑफ ए ट्रॉल वॉरियर, यानी गवर्नर के द्वारा यह एक्टिविटी जो है मौकरी का और डेरिजन का, यह उनको एक बहुत ही छोटा आदमी बना दिया, एक टॉल वॉरियर बना दिया, एक तुच्छ इंसान, एक छोटा आदमी, मुहावरेदार प्रयोग है इसका, एक छोटा आदमी बना दिया। बाय डिक्लेयरिंग दैट आवर गॉड्स एंड गॉडेसेस हैव बीन कंडेम्ड टू रिमेन इन लॉकडाउन, और ये ऐसा कह रहे हैं कि हमारे जो देवी देवता हैं, हमारे जो भगवान हैं, जो देवी है, जो देवता हैं, कंडेम्ड टू रिमेन इन लॉकडाउन, यानी ये भी लॉकडाउन में बंद हैं, लॉकडाउन में रहने की सजा पा रहे हैं, ऐसा यह कह करके। और चीफ मिनिस्टर जो है उद्धव ठाकरे जी उनकी निंदा करने का काम कर रहे हैं। एंड वंडरिंग वेदर, इतना ही नहीं, अब प्रश्न कर रहे हैं, वंडर कर रहे हैं, वेदर द सीएम हैज सडनली टर्न सेकुलर, कि प्रश्न में ये पूछ रहे हैं कि क्या अब सीएम सेकुलर हो गए हैं। यानी यह जो यहाँ तंज कर रहे हैं, इनके तंज से यह स्पष्ट है कि ये पहले सेकुलर नहीं हुआ करते थे। सेकुलर हम उस व्यक्ति को कहते हैं जो धर्मनिरपेक्ष होता है, यानी सभी धर्मों को समान आदर देता है, उसे हम सेकुलर कहते हैं। इसका एंटोनिम होता है कम्युनल। सेक्युलर का एंटोनिम होता है कम्युनल, सांप्रदायिक, धर्मनिरपेक्ष और सांप्रदायिक, कम्युनल। तो ये तंज करके पूछ रहे हैं कि क्या अब सीएम महोदय एकाएक सडनली एकाएक सेकुलर हो गए हैं। He wrote to the CM that the latter used to be a strong votary of हिंदुत्व। इन्होंने अपनी चिट्ठी में कहा कि आप तो हिंदुत्व के मजबूत समर्थक हुआ करते थे। वोटैरी मतलब होता है सपोर्टर, वोटैरी मीन्स होता है सपोर्टर, समर्थक। आप हिंदुत्व के मजबूत समर्थक हुआ करते थे। एंड साइटेड हिज विजिट्स टू टेम्पल्स एज प्रूफ, और अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए इन्होंने चीफ मिनिस्टर के द्वारा मंदिर की विजिट्स का साइट किया, यानी ये उदाहरण दे रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं, और एग्जाम्पल दे करके साबित करना चाहते हैं कि अब आप सेकुलर हो रहे हैं, पहले तो आप मंदिरों के विजिट किया करते थे, इसका वो प्रमाण दे रहे हैं। This forces the conclusion that the intent, purpose and premise of the letter were all wrong। अब इन बातों से यह स्पष्ट हो रहा है, यह कंक्लूजन, यह निष्कर्ष हमारे सामने आ रहा है कि जो पत्र लिखा गया, उस पत्र का इरादा, उसका उद्देश्य और उसमें जो वचन, जो प्रतिज्ञा थी, जो संकल्प था, वह सब गलत था, यानी उद्देश्य ही पत्र लिखने का गलत था। A person's faith in Hinduism and its practice is not हिंदुत्व। यहाँ कहा जा रहा है कि किसी व्यक्ति की श्रद्धा हिंदुइज्म में, हिंदुत्व में, और उसका अमल हिंदुत्व नहीं होता। The Constitution envisages no role for a CM's faith in his functioning। Constitution, संविधान जो है, envisage मीन्स होता है परिकल्पना करना। संविधान सीएम के श्रद्धा और उनके फंक्शनिंग से संबंधित किसी रोल की परिकल्पना नहीं करता। सीएम होता है, जब कोई व्यक्ति सीएम के पोस्ट पर आ जाता है तो उसकी श्रद्धा वहां मायने नहीं रखती है, उसका कार्य वहां मायने रखने लगता है। तो ऐसा कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णन नहीं मिलता। मोर ओवर, इसके सिवाय इट इज नॉट द गवर्नर्स जॉब टू इंटरफेयर इन, यहाँ एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन आपको मिल रहा है, इंटरफेयर के बाद इन, इंटरफेयर के साथ इन फिक्स है, लेकिन इंटरफेयर के साथ आप विथ का प्रयोग भी देखते होंगे। जब इंटरफेयर के साथ मनुष्य कोई आता है, किसी मैन या वुमन की चर्चा होती है, तो हम इंटरफेयर के बाद विथ का प्रयोग करते हैं, और जब एक्टिविटी इत्यादि या अन्य किसी नाउन की चर्चा होती है तब हम इन का प्रयोग करते हैं। तो मोर ओवर, इसके अलावे, इसके सिवाय, it is not the governor's job to interfere in the daily functioning of an elected government। अब यह बात यहाँ कही जा रही है कि यह किसी राज्यपाल का काम नहीं है कि कोई चयनित सरकार जो है, जो चुनी हुई सरकार है, उसके काम में वो हस्तक्षेप करे। यह किसी राज्यपाल के काम के सीमा के अंतर्गत नहीं आता।
कम्युनिकेशन बिटवीन द गवर्नर एंड द सीएम मस्ट बी परफेक्टली सिविल। दोनों के बीच की वार्तालाप, गवर्नर और सीएम के बीच की वार्तालाप सिविल होनी चाहिए, यानी औपचारिक होनी चाहिए। ये इनफॉर्मल वार्ता नहीं कर सकते हैं। एंड रेस्पेक्टफुल और आदर युक्त होनी चाहिए, सम्मानजनक होनी चाहिए। बिसाइड्स बीइंग कॉन्स्टिट्यूशनली अप्रोप्रिएट, संवैधानिक तौर पर देखिए अप्रोप्रिएट की विशेषता बता रहा है कॉन्स्टिट्यूशनली, संवैधानिक तौर पर उपयुक्त होने के साथ साथ किसी भी सीएम और राज्यपाल के बीच की जो वार्ता होनी चाहिए वो सिविल होनी चाहिए और रेस्पेक्टफुल होनी चाहिए। एंड एट एनी रेट, और किसी भी कीमत पर, रेस्ट्रिक्शंस ऑन फिक्स्ड प्रेपोजिशन, रेस्ट्रिक्शन के बाद हमेशा ऑन लगता है, restrictions on gatherings at places of worship as a measure to combat a pandemic are not related to the concept of secularism। अगर किसी पैंडेमिक से जूझने के लिए combat मीन्स होता है जूझना, इसका सिनोनिम होता है फेस, इसका दूसरा सिनोनिम एनकाउंटर भी होता है। अगर किसी पैंडेमिक को फेस करने के लिए मंदिर इत्यादि या किसी भी पूजा स्थल पर गैदरिंग्स के ऊपर पाबंदी लगाई गई है तो यह सेकुलरिज्म के कॉन्सेप्ट से संबंध नहीं रखती है, धर्मनिरपेक्षता के संबंध इसके साथ नहीं होता है। तो यह पैराग्राफ था, पैसेज था, जिसका मैंने लाइन फॉर लाइन हिंदी बताया। अब हमारे सामने प्रश्न आ रहे हैं, इन प्रश्नों पर चर्चा। According to the author, what are not related to the concept of secularism? अब जैसा कि पैसेज में कहा गया, according to the author, what are not related to the concept of secularism, तो अभी अभी आपने देखा है, अभी अभी यहाँ आप देख रहे हैं कि and at any rate restrictions on gatherings at places of worship, इसलिए यहाँ जो दिया जा रहा है आंसर नंबर बी होगा कि restrictions on gatherings, gatherings मीन्स होता है भीड़, at places of worship as a measure, मेजर मीन्स होता है कदम, मेजर मीन्स होता है स्टेप, मेजर मीन्स कदम, मेजर मीन्स स्टेप। अब इसी मेजर का दूसरा अर्थ मापना होता है, वो एक अलग चीज है। तो 1 का आंसर होगा बी। 2 हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं। 3 में है व्हाट हैज बीन कॉल्ड डिसग्रेसफुल इन द पैसेज, पैसेज में किस चीज को डिसग्रेसफुल बताया गया है, क्या है जिसे शर्मनाक बताया गया है। तो आपने पहले ही पंक्ति में देखा था, कहा गया कि गवर्नर साहब का इस तरह से चिट्ठी लिखना जो अनर्गल चिट्ठी थी अपने आप में, उसे ही डिसग्रेसफुल कहा गया था। यानी ए में कहा जा रहा है कि सीएम्स विजिट्स टू टेम्पल्स, नहीं, गवर्नर्स विजिट्स टू टेम्पल्स, गवर्नर्स लेटर टू द सीएम। यानी इस मैनर में, इस तरीके से जो परपोटेडली चिट्ठी इन्होंने लिखी, यह जो है डिसग्रेसफुल है, अपमानजनक है। अब अगर हमें डिसग्रेसफुल का सिनोनिम लिखना हो तो यह होगा शेमफुल, शर्मनाक। क्वेश्चन नंबर 4 इज अकॉर्डिंग टू द पैसेज, इज इट द जॉब ऑफ द गवर्नर टू इंटरफेयर इन द डेली फंक्शनिंग ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट? क्या यह गवर्नर के जॉब के अधीन आता है कि वह किसी भी चयनित सरकार के काम में हस्तक्षेप करे? तो नो, इट इज नॉट, जैसा कि पैसेज में वर्णित है, इसलिए 4 का आंसर होगा बी। And now 5 is according to the passage what is not हिंदुत्व। तो जो इस लाइन में, जो इस पैसेज के अंतर्गत कहा गया है, उसमें यही कहा गया है कि ए पर्सन्स फेथ इन हिंदुइज्म एंड इट्स प्रैक्टिस, इसलिए 5 का आंसर डी होगा। अब 6 से वोकैब है, कहा जा रहा है कि चूज द वर्ड विच इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड, यानी जो शब्द हमारे सामने है इससे सबसे क्लोज मीनिंग वाला वर्ड हमें देना है। तो ट्रीजन शब्द जो है, यहाँ जो ट्रीजन शब्द आप देख रहे हैं, इस ट्रीजन का अर्थ होता है गद्दारी। ट्रीजन मीन्स गद्दारी, यह अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, गद्दारी। तो सिमिलर नहीं होगा, लॉयल्टी इसका एंटोनिम होगा, क्योंकि लॉयल्टी मीन्स होता है वफादारी या सत्यनिष्ठा या नमक हलाली। डिफरेंट मीन्स विभिन्न होता है, डिसलॉयल्टी होगा क्योंकि डिसलॉयल्टी मीन्स भी होता है गद्दारी या नमक हरामी, यानी आपका 6 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में सिनिस्टर है।
सिनिस्टर मीन्स होता है अशुभ, सिनिस्टर मीन्स होता है अशुभ, संकेत वाला या अशुभ। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? तो जो हमारे सामने शब्द है उसमें ओमिनस है, ए में, ए ही इसका सिनोनिम है, क्योंकि ओमिनस का अर्थ भी होता है अशुभ। अब कॉम्प्लेक्सिटी मीन्स होता है जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी मीन्स जटिलता, इजी मीन्स आसान, और कॉम्प्लिकेशन मीन्स होता है उलझन। इन सभी शब्दों को आपको याद कर लेना होगा। इस तरह से यदि आप वर्ड को याद कर लेते हैं तो किसी भी सेट में आपको बहुत ही सहायता मिलेगी। नेक्स्ट है चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। वर्ड है इसका हमें अपोजिट देना है जो गिवन है, दिया गया है। तो वर्ड एबिस्मल हमारे सामने है। एबिस्मल मीन्स होता है अथाह, वह जिसका लिमिट नहीं है उसे अथाह कहते हैं, एबिस्मल। तो यहाँ जो शब्द दिए गए हैं इसमें एंटोनिम, तो ये बाउंडलेस जो है वह उसका साइनो हो जाएगा, एंटो होगा लिमिटेड, लिमिटेड मीन्स जो सीमित है, जिसका था है, जो सीमित है वो लिमिटेड है, इसलिए एट का आंसर ए होगा। आइडेंटिकल मीन्स होता है सेम, आइडेंटिकल मीन्स होता है एक समान। बाउंडेड मीन्स होता है बंधा हुआ। तो बाउंडेड भी कुछ क्लोज है लेकिन स्पष्ट है कि इसका आंसर होगा लिमिटेड। गलिबुल शब्द का अर्थ होता है सीधा साधा, इसका सिनोनिम होगा सिंपलेटन। गलिबुल मीन्स सिंपलेटन, सीधा सादा, भोला भाला, सीधा सादा या भोला भाला। तो डिफीट मीन्स होता है हराना, हमें एंटोनिम देना है। इनोसेंट इसका सिनोनिम हो जाएगा, इनोसेंट लगभग इसका सिनोनिम होगा। अब यहाँ दो एंटोनिम इसके हो जाएंगे। लियरी, लियरी मीन्स भी होता है चालाक, धूर्त, और क्राफ्टी मीन्स भी होता है धूर्त। तो इसका आंसर डी भी सही है और बी भी सही है। बाई मिस्टेक दो दो ऑप्शन एक ही जैसे दे दिए गए हैं, तो 9 का आंसर हम बी भी लिखें तो सही होगा और डी भी लिखें तो सही होगा, क्योंकि लियरी मीन्स भी होता है क्राफ्टी, क्लेवर, चालाक। तो अब फिलर है, चूज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 10 में फिलर है। अब फिलर में हमें क्या करना चाहिए? सभी शब्दों के अर्थ को समझ करके और जो वहां अप्रोप्रिएट हो उससे उस ब्लैंक को फिल कर देना चाहिए। तो पहले पढ़ते हैं, योर डैश ऑफ द पोयम वॉज लुक्ड एट विथ डिस्डेन। अब डिस्डेन मीन्स होता है नफरत, घृणा। तो योर डैश ऑफ द पोयम वॉज लुक्ड एट विथ डिस्डेन बाय द रेस्ट ऑफ द क्लास। रेस्ट ऑफ द क्लास के द्वारा यानी वर्ग के अन्य विद्यार्थियों के द्वारा पोयम का आपका डैश डिस्डेन के साथ देखा गया, घृणा के साथ देखा गया। तो पोयम को हम क्या करते हैं? तो प्रोनाउंसिएशन मीन्स होता है उच्चारण, इसका प्रयोग किसी शब्द के उच्चारण के लिए होता है। पोयम को हम पढ़ते हैं और पोयम का पाठ जो हुआ उसके लिए एग्जैक्ट वर्ड यहाँ रिसाइटेशन दिया है। रिसाइट मीन्स होता है लय में पढ़ना, यानी वह कोई चीज जो छंद में है, जिसमें लय है, उसे पढ़ने के लिए रिसाइट का प्रयोग करते हैं। मंत्रों को पढ़ने के लिए, नमाज अदा करने में भी हम रिसाइट का प्रयोग करते हैं। तो रिसाइट मीन्स होता है लय में पढ़ना। तो यहाँ पोयम के लिए एग्जैक्ट मैच 10 का बी होगा। इनंसिएशन मीन्स भी होता है आर्टिकुलेशन। इनंसिएशन का सिनोनिम हो जाएगा आर्टिक्यूलेशन, यानी स्पष्ट उच्चारण, आर्टिक्यूलेशन। Question number 11 is both the parties to the conflict have now adopted a dash approach. जो दो पार्टियां कॉन्फ्लिक्ट में थी, यानी जो लड़ाई लड़ रही थी, किसी मुद्दे के ऊपर झगड़ रही थी, संघर्ष कर रही थी, अब वे लोग एडॉप्ट कर लिए हैं डैश अप्रोच को। अब किस तरह के अप्रोच को वे लोग अपना चुके हैं बताना है हमें। कॉन्सिलिएटरी एडजेक्टिव है, कॉम्प्लेक्सिटी नाउन है, रिलक्टेंट एडजेक्टिव है, और कन्नाइबल जो है यह नाउन है। तो यहाँ नाउन नहीं होगा, यह भी ट्रिक आपको सीखना चाहिए, क्योंकि दो नाउन एक साथ सामान्यतः नहीं दिए जाते हैं।
यहाँ अप्रोच नाउन का काम कर रहा है तो हमें एडजेक्टिव ही देना है, इसलिए आंसर या तो कॉन्सिलिएटरी होगा नहीं तो रिलैक्टेंट होगा। अब यह कॉन्सिलिएटरी शब्द अंग्रेजी के कॉन्सिलिएट शब्द से बना है, और कॉन्सिलिएट मतलब होता है दमन करना, शमन करना, यानी ये कॉन्सिलिएटरी शब्द ही होगा। यानी दोनों पार्टीज अब झगड़े में अपने अपने अप्रोच को शांत करने का काम कर रही हैं। इनका जो अप्रोच है वो शमनकारी है, यानी अब उनके गुस्से, उनका कॉन्फ्लिक्ट कम हो रहा है। एक नया तरीका ये लोग एडॉप्ट किए हुए हैं। अब रिलक्टेंट मीन्स होता है अनिच्छुक, जो कि यहाँ सूट नहीं करेगा। अनविलिंग इसका साइनो होगा, इनएडवर्टेंट इसका साइनो होगा। क्वेश्चन नंबर 12 फिक्स्ड प्रेपोजिशन से है। हु इज रिस्पॉन्सिबल डैश दिस फैमिली। अब निश्चित तौर पर यहाँ सी होगा। अब रिस्पॉन्सिबल के बाद सामान्यतः हम फॉर देखते हैं, तो फॉर हम तब लगाते हैं जब बाद में मिस्टेक इत्यादि का वर्णन होता है, जहाँ लॉस इत्यादि का वर्णन होता है, वहां हम रिस्पॉन्सिबल के बाद फॉर लगाते हैं। लेकिन रिस्पॉन्सिबल के बाद हम टू लगाते हैं जब फैमिली शब्द आता है या कोई भी ह्यूमन बीइंग आता है, मैन या वुमन आता है, उस स्थिति में हम टू का प्रयोग करते हैं। इसलिए 12 का आंसर सी होगा। इस डिफरेंस को आप सभी याद कर लेंगे। अगला डिरेक्शन है गिव वन वर्ड फॉर द गिवन एक्सप्रेशन, यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो 13 में फियर ऑफ हाई प्लेसेस, तो एयरोफोबिया आंसर नहीं होगा, आंसर होगा एक्रोफोबिया। फियर ऑफ हाई प्लेसेस को हम एक्रोफोबिया कहते हैं। अब एयरोफोबिया होता है प्लेन इत्यादि में बैठने से डर, यानी वह डर जो प्लेन इत्यादि में या ऊंचे जगह पर उड़ने वाली वायुयान इत्यादि चीजों में बैठने से हो, उसे हम एयरोफोबिया कहते हैं। उड़ान भरने से डर अगर कहा जाता तो हमारा आंसर एयरोफोबिया होता, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है सिर्फ ऊंचे स्थलों से डर, इसलिए हमारा आंसर एक्रोफोबिया होगा। एंड्रोफोबिया मीन्स होता है फियर ऑफ मैन, पुरुष से भय, फियर ऑफ मैन। डिप्सोफोबिया मीन्स होता है फियर ऑफ ड्रिंक, शराब से भय, शराब से भय को डिप्सोफोबिया कहते हैं। 14 में फियर ऑफ गॉड, ईश्वर से डर, तो ईश्वर से डर को थियोफोबिया कहते हैं। हेमोफोबिया अभी ब्लड, हेमस शब्द से बना है ब्लड, ब्लड से डर को हम हेमोफोबिया कहते हैं। लोगोफोबिया जो है शब्द से डर, फियर ऑफ वर्ड्स और फियर ऑफ लॉजिकल थिंग्स, फियर ऑफ लॉजिकल थिंग्स को हम लोगोफोबिया कहते हैं। और नेक्स्ट है बाय whom ओ, चूज द मोस्ट सुटेबल एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, यानी यहाँ हमें बताना है बाय whom was he always helped का एक्टिव फॉर्म का क्या होगा। तो who always helps him, who always helped him, who helped him always और who helped always him। अब यहाँ देखिए जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है बाय whom was he always helped, यानी यह सिंपल पास्ट में दिया गया है। तो जब यह क्वेश्चन सिंपल पास्ट का है तो हमारा जो आंसर होगा वह भी पास्ट का ही होगा। तो जब हम पास्ट में आंसर देंगे, क्वेश्चन आपका पास्ट का था, तो जब हम इसका आंसर पास्ट में देंगे तो ए नहीं होगा, ए में जो दिया जा रहा है यह गलत है। हु ऑलवेज हेल्प्ड हिम ही होगा। अब यहाँ पर ऑलवेज का प्रयोग गलत जगह पर होने से यह सेंटेंस गलत है, और यहाँ भी ऑलवेज का प्रयोग गलत जगह पर होने से यह सेंटेंस गलत हो रहा है। 16 में है कि ही इज सेड टू बी ए थीफ, ही इज सेड टू बी ए थीफ का होगा पीपुल से दैट ही इज ए थीफ, या वी से दैट ही इज ए थीफ, या दे से दैट ही इज ए थीफ।
इसमें दिया गया है पीपुल से दैट ही इज ए थीफ या वी से दैट ही इज ए थीफ, आंसर डी होगा। ये बनाने की चीज है, अगर रूल आपको याद है, ध्यान में है तो बन जाएगा, अन्यथा आपको दिक्कत होगी। 17 में है चूज द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस, यानी यह नरेशन से क्वेश्चन है। इसमें हमें बताना है कि जो सेंटेंस दिया गया है ही सेड टू मी डोंट डू दिस वर्क नाउ का इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा। तो ही सेड टू मी डोंट बेहतर होगा कि हम सेड टू को फॉरबेड में बदल दें, ही फॉरबेड मी टू डू दैट वर्क देन। अब देखते हैं ऑप्शन ही आस्क्ड मी टू, तो देखिए एलिमिनेट करना चाहिए, यह नहीं होगा क्योंकि आस्क से होता तो यहाँ हमें नॉट टू का प्रयोग करना पड़ता, नहीं है, इसलिए यह गलत है। ही टोल्ड मी नॉट टू डिड, अब यहाँ देखिए टू के बाद डिड लगा दिया गया, जिसके चलते यह भी गलत है। फिर हम देख रहे हैं यहाँ फॉरबेड भी लगाया गया और नॉट टू का प्रयोग भी कर दिया गया, यानी फॉरबेड अपने आप में निगेटिव होता है, इसलिए नॉट लगाने के चलते यह भी गलत है। तो एक ही है जो हो सकता है, वह 17 का क्या है, डी है। 18 में है सी सेड यू मस्ट प्रिपेयर फॉर एसएससी। अब यहाँ एक रूल आता है कि यदि मस्ट से सजेशन का बोध हो रहा हो तो हमें मस्ट को हैड टू में बदल देना चाहिए, मस्ट को हैड टू में बदल देना चाहिए। आज जब ड्यूटी का बोध होता है तब इसे नहीं बदलते हैं। तो सी सेड यू मस्ट प्रिपेयर फॉर, यहाँ सजेशन का बोध हो रहा है, तो सी सजेस्ट एक से देखते हैं। सी टोल्ड मी दैट आई हैड टू प्रिपेयर फॉर एसएससी हो सकता है। सी टोल्ड मी दैट आई मस्ट नहीं होगा, मस्ट को चेंज नहीं किया गया। सी एडवाइज्ड मी टू प्रिपेयर ऐसे नहीं बनाएंगे। सी सजेस्टेड मी टू ऐसे नहीं बनाएंगे, यानी आंसर 18 का सी होगा। 19 में मिस स्पेल्ड है, गलत को चूज करना है। यहाँ बाय डिफॉल्ट दिखा रहा है कि यह शब्द गलत है। यहाँ यह जो सुप्रिटेंडेंट शब्द है इसमें यहाँ ई का प्रयोग होगा, यहाँ ए दिया गया है इसलिए गलत है। कोलोनेल यानी कर्नल, कॉम्पिटिशन प्रतिस्पर्धा, सेक्रेटरी यानी सचिव आप जानते हैं। एम्बेसडर मीन्स होता है राजदूत, कॉरेस्पॉन्डेंस मीन्स होता है पत्राचार, कंट्रोवर्शियल मीन्स होता है विवादास्पद, और लायर शब्द यहाँ गलत दिया गया है, आंसर होगा डी। लायर LIAR होता है लायर। तो इस तरह से इन सभी सेट को, सभी प्रश्नों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आप सभी ने याद करें। फिर अगले क्लास में अगले सेट के साथ हम आपके साथ उपस्थित होंगे। ओके, हैव ए नाइस डे टू एवरीवन।